हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल। आप देखिए, हम 11th का रिवीजन टेस्ट पेपर पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। खंड क ग का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम A to Z। आप प्रश्न क्रमांक 8 से लेकर पूरे प्रश्न क्रमांक 13 के पूरे सॉल्यूशन देखने वाले हैं अथवा सही। अब इस प्रकार देखिए, हमारा सिर्फ एक ही चैनल है, ताप्ती स्टडी क्लासेस। आपको इसी पे बनना है। पर कुछ चैनल हमारे जो रिवीजन टेस्ट पेपर है उनके वीडियोस चला रहे कॉपीराइट, तो आप सिर्फ वन एंड ओनली ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे सारे सॉल्यूशन A to Z मिल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमारे खंड ग में है पहला सॉल्यूशन क्या है। तो हमें यहाँ एक काव्यांश दिया गया, हमें इस काव्यांश को पढ़कर इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो काव्यांश किस प्रकार था हमारे, तो काव्यांश हमको कुछ पंक्तियां दी गई थी। तो इसका पहला क्वेश्चन जो क था वो क्या था, प्रश्न क्रमांक 8 का। तो इसका पहला क्वेश्चन था, किसान की बहू को लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन क्यों कहा गया। तो उसका आंसर हमने किस प्रकार लिखा है, किसान की बहू को लक्ष्मी यद्यपि पतिघातिन इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके पति की हत्या हो गई थी। असल में या वास्तव में उसकी पति की हत्या किसने की थी, जमींदारों और महाजनों पीट पीट कर दी थी। गांव वाले इस बात से परिचित नहीं थे, इसलिए क्या कहते थे, वो किसान की बहू को घातिन कहते थे कि उन्होंने ही उसके पति को मारा है, किंतु वास्तव में ये सच्चाई नहीं थी। अब ये हो गया हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आप चाहे तो इसको और अदर तरीके से भी लिख सकते हैं कि लक्ष्मी, आप इसको जो रिवर्स तरीके से उसको भी यूज कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपको यूज करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का है ख। तो इस कविता में हमें नारी के प्रति व्यक्त विचारों पर टिप्पणी लिखना है। इस कविता को मद्देनजर देखते हुए हमें इस कविता के अकॉर्डिंग लिखना है। तो अब इस कविता के अकॉर्डिंग हमें नारी के प्रति व्यक्त विचार करना है। तो आप इसको विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं, अपने विचार व्यक्त करना हमें। तो क्या करेंगे हम, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, परंतु इस कविता में क्या बताया गया है, स्त्री को उसके पति की हत्यारिन बताया गया, जबकि उसके पति की हत्या किसके द्वारा की गई थी, महाजन और जमींदारों। जबकि क्या है, स्त्री की पूजा एक तरफ हम जहाँ स्त्री की पूजा करते हैं और वहीं उसे अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार भी बताया गया है। जबकि स्त्री को यहाँ पर क्या बताया, पैर की जूती। जबकि स्त्री पैर की जूती नहीं होती है, वो क्या होती है, बहुत सशक्त होती है और दृढ़ता से अपने सारी मुश्किलों का डट कर सामना करती है। आप चाहे तो इसमें और लाइनें अकॉर्डिंग टू यूज कर सकते हैं, चाहे तो। अब क्या है, प्रश्न क्रमांक ग की ओर बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न क्रमांक 8 का ही ग है। तो इसमें हमें क्या दिए गए, इसमें काव्यांश में प्रयुक्त दोनों मुहावरे का हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो अब दो मुहावरे हम इसमें से छाटेंगे, तो हमें किस प्रकार मिले, एक डूब कुएं में मरना मिला है पहला मुहावरा, और दूसरा मुहावरा क्या मिला है, सांप लौटना। इसी को आप डूब मरना भी कह सकते हैं। तो अब इसको वाक्य में प्रयोग करने के लिए दिया गया है, तो मैं किस प्रकार करूंगी। तो मैंने पहले वाक्य में प्रयोग करा है, अपनी चोरी पकड़ी देख रमेश की हालत डूब कुएं में मरने जैसी होगी। तो वही अर्थ है, इसका अर्थ होता है कि क्या, शर्म के मारे पूरी लज्जित हो जाना। तो यहाँ पे मैंने पहले का वाक्य में प्रयोग कर दिया। अब दूसरे चढ़ते हम, तो क्या है हमारे लिए दूसरा, सांप लौटना है। हमें मिलता है सांप लौटते फटती छाती, तो यहाँ पे सांप लौटना है। तो अब इसका मैंने मुहावरे वाक्य में प्रयोग किया है कि भारत की प्रगति को देखकर पाकिस्तान के हुक्मरानों के कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं, मतलब अत्यधिक घृणा और देश की भावना से देखना। यहाँ पे इसका अर्थ हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न क्रमांक 8 का है, क ख ग तीनों सॉल्यूशन होते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 9 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 में हमें एक पोयम दी गई है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई इस प्रकार की पोयम दी है। तो इसमें हमें बताना है काव्यांश की भाषा की दो विशेषताएं लिखना है। तो यहाँ पे किस प्रकार की भाषा रस का यूज किया गया है वो हमें बताना है, इसकी दो विशेषता बताना है। और दूसरा क्या है कि प्रेम बोली में कौन सा अलंकार है उसका समझाना है। तो अब यहाँ पे हमने पहले प्रश्न क्रमांक 9 का पहला उत्तर दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसकी विशेषताएं लिखी है कि इसमें क्या है, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में प्रभावी अभिव्यक्ति हुई है, क्योंकि मीराबाई बता रही है इसलिए यहाँ पे राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा मिक्स हुई है। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे भक्ति रस की बहुत प्रधानता है या भक्ति रस की अभिव्यक्ति, क्योंकि अपने प्रभु जी को याद कर रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हुई है, भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। तो अब प्रश्न क्रमांक 9 हमारा पहला यहाँ सॉल्यूशन होता है। अब हम बढ़ते प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, जहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, कुछ अलंकार पूछा गया है। जो 9वें का दूसरा क्वेश्चन है यानी कि ख, इसमें हमें क्या पूछा है कि प्रेम बोली बोई में अलंकार कौन सा है, वो तो हमें बताना ही है, साथ ही उसका नाम लिखते हुए हमें अलंकार को समझाना भी है। तो यहाँ पे आप चाहे तो यदि आपको और अच्छे से अलंकार याद है तो आप उसके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, तो आप उसके लिए और यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेम बोली बोई में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। आप चाहे तो उसका एग्जाम्पल भी यूज ऑन कर सकते हैं। अब रूपक अलंकार को मैंने यहाँ पे परिभाषित किया है कि जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय कोई उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तो अब वह रूपक अलंकार कहलाता है। तो यहाँ पे प्रेम बोली बोई का अर्थ है कि मुझे क्या है, प्रेम रूपी बेला मैंने बोई है। कौन बोल रही है, मीराबाई बोल रही है कृष्ण भगवान के लिए कि मैंने प्रेम रूपी बेला बोई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उपमेय और उपमान की अभिन्नता दर्शा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार आएगा, रूपक अलंकार। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न क्रमांक 9 सॉल्यूशन होता है। अब बढ़ते प्रश्न क्रमांक 10वें की ओर। तो अब प्रश्न क्रमांक 10वें में मुझे क ख प्रश्न दिए गए और ख में मुझे अथवा भी दिया गया। तो अब मैं पहले प्रश्न क्रमांक क को सॉल्यूशन करती हूँ। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक क क्या है, घर की याद कविता में कवि ने पिताजी के व्यक्तित्व की किन विशेषता को उल्लेख किया है, और ये सारे कितने अंक के हैं मेरे, 2-2 अंक के। तो मैं इसमें शॉर्ट आंसर भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट आंसर थोड़ा सा लॉन्ग में करा है, ताकि आप इसमें से और छाट सके। यदि आपको इससे और अच्छा आता है तो आप बिल्कुल और अच्छा लिख सकते हैं, ताकि आपको नंबर प्लस से प्लस पॉइंट मिल सके। अब देखिए कवि में क्या, कविता में इस प्रकार कवि ने अपने पिता की अनेकों विशेषताओं को उल्लेख किया। तो
अनेकों विशेषताओं को किस प्रकार बताया उन्हें कि कवि के पिता नित्य व्यायाम करते हैं, आज भी वे मतलब इस उम्र में भी वो कितने 260 दंड नृत्य करते हैं, वे बड़ी उम्र में भी दौड़ सकते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं। कवि के पिता बड़े उदार है, हृदय सरल, भोले, सहृदय और देशभक्त है और परिवार से विशेष स्नेह रखते हैं, उन्हें परिवार से अति अधिक प्रेम है। इस प्रकार कविता में कवि ने उनके पिताजी की कितनी सारी विशेषताओं का उल्लेख किया। तो यहाँ पे हमारे लिए हो गया 2 अंक का क्वेश्चन कंप्लीट, 10वें का कंप्लीट होता है। आप ख की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे एक अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि मीरा को भक्ति मार्ग में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा है, और उसके अथवा में मुझे दिया गया है कि कबीर के धार्मिक विचारों पर प्रकाश डालिए। तो मैंने यहाँ पे क्या सोल्यूशन करा है, मैंने मीरा को भक्ति मार्ग में किन परिस्थितियों किन बाधाओं का सामना करना पड़ा उसको समझाया है। आप चाहे तो कबीर के धार्मिक विचारों पर प्रकाश डाल सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन अच्छे से आता है पहले आप वो कीजिए, ताकि आपको नंबर जो है एकदम प्लस से प्लस पॉइंट मिल सके, आपके एक भी नंबर बिल्कुल कटने नहीं चाहिए। तब यहाँ पे बढ़ते हम ख की ओर। तो यहाँ पे मीराबाई को क्या क्या करना पड़ा है, तो प्रेम प्राप्ति की राह कभी आसान नहीं होती। तो मीरा ने क्या करा, मीराबाई को भी प्रभु प्रेम प्राप्ति के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है, मतलब अनेकों कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा। जैसे कि सबसे पहले उन्हें सर्वप्रथम उन्हें अपने घर परिवार का विरोध सहना पड़ा होगा, उन्हें रोकने के लिए अनगिनत प्रयास किए गए होंगे। इस तरह मीराबाई को प्रेम प्राप्ति के लिए बहुत अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। आप चाहे तो इसको और डिटेलिंग कर सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार की कठिनाइयों को सहा है, पर ये हमारे लिए 2 अंक का क्वेश्चन है तो हम इसमें ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर पाएंगे। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम सॉल्यूशन किसकी ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 की। यहाँ हमें क्या दिया गया, एक गद्यांश दिया गया और इसको पढ़कर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो गद्यांश किसके ऊपर बेस्ड है, गद्यांश है मियां नसरुद्दीन के ऊपर बेस्ड है। इसके कुछ क्वेश्चन है क ख ग, ये हमें क्वेश्चन दिए गए, सारे कितने अंक के, सारे 2-2 अंक के हैं। तो हमें इसको ज्यादा डिटेलिंग नहीं करना पड़ेगा, 2 अंक के हैं, मतलब हम कम से कम 4 से या 5 लाइन में भी मैक्सिमम उत्तर दे सकते हैं। तो प्रश्न क क्या है हमारे लिए, नसरुद्दीन के खानदान का पेशा क्या था, उसने अपनी आजीविका के लिए कौन कौन से धंधे अपनाए। तो यहाँ पे है हमें अब बताना है। तो नसरुद्दीन का खानदानी पेशा क्या था, इनका मशीही अंदाज में रोटी पकाने की कला, यानी कि क्या था उनका धंधा, नानबाई। तो आप इसको डायरेक्ट एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि नसरुद्दीन का खानदानी पेशा नानबाई था, यानी कि अच्छी किस्म की रोटी बनाना, वो 56 किस्म प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे। इस प्रकार यानी नान यानी होता है रोटी, तो रोटी बनाने का उनका धंधा था। ये क्या था उनका खानदानी पेशा। ये उनको कहाँ से मिला था, इनके वालिद, उनके पिता, उनके सबसे मिला था ये धंधा, उनके पूर्वजों से मिला था। वही हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि नसरुद्दीन ने नानबाई का धंधा किससे सीखा था। तो नसरुद्दीन ने नानबाई का धंधा अपने पूर्वजों तथा वालिद मरियम से सीखा था। उन्होंने उनके दादाजी, पूर्वज, उनके पिताजी सबसे धंधा सीखा था। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा ग नंबर का कि उक्त गद्यांश के आधार पर कुछ खानदानी धंधों के नाम गिनाइए। तो हमें बताना है कि गद्यांश से ऐसे कौन से धंधे जो खानदानी धंधों में नाम गिने जाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार हम कुछ खानदानी धंधों के नाम बताते हैं, जैसे कि इसमें हमें गद्यांश में दिया गया है नगीना साज, आईना साज, मीना साज, रफूगढ़, तेली तंबोली, इस प्रकार के दिए गए। और कुछ खानदानी जो धंधे हैं वो चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इस प्रकार है धोबी, लोहार, कुम्हार, मोची, नाई, बढ़ई। आप चाहे तो और लिख सकते हैं, बट हमें 2 अंक का क्वेश्चन है तो हम इसको ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 12वें की ओर। तो अब प्रश्न क्रमांक 12वें की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे क्या दिया गया है, 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे मुझे 4 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से मुझे छाट कर कोई भी 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। और यहाँ पे मेरे ध्यान रखिए सारे क्वेश्चन सब 3-3 अंक के हैं, तो मतलब मुझे थोड़ी डिटेलिंग लिखना पड़ेगी। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, क नंबर का, कि नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व है कौन से 2 पहलू उभर कर आते हैं या पक्ष उभर कर आते हैं, उनको लिखना है। तो नमक के दारोगा के लिए हमको पंडित जी के 2 पक्ष लिखना है। तो यहाँ पे हमने क्या स्टार्ट करा है कि नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपदीन के व्यक्तित्व के पक्ष के 2 पहलू उभर कर आते हैं। तो कौन कौन से पहलू है, पंडित आलोपदीन एक व्यापारी है, अपने व्यापार को चलाने के लिए वे हर अच्छे बुरे तरीकों का प्रयोग करते हैं, मतलब सभी प्रकार का। वंशीधर को अपने मार्ग से हटाने के लिए सारे हथकंडे प्रयोग में लाते हैं। ईमानदार वंशीधर उनके आगे ठहर नहीं पाता है और उसे अपने पद से हटा दिया जाता है। इसमें वे एक भ्रष्ट, धूर्त, स्वार्थी व्यक्ति दिखाई देते हैं। तो ये उनका पहला पक्ष हो गया कि किस प्रकार उन्हें एक भ्रष्ट, धूर्त और स्वार्थी व्यक्ति दिख रहे हैं, उन्होंने ईमानदार वंशीधर को उसके पद से हटा दिया। और दूसरा पक्ष अब यहाँ से हमें निकल रहा है कि दूसरा पक्ष एक ऐसे व्यक्ति का है जो कैसा है, ईमानदार है, आदर्श है और दृढ़ चरित्र वाले लोगों का सम्मान करता है। तो ये हमें यहाँ से दूसरा पक्ष दिख रहा है उसका। तो यहाँ से हमने क्या, नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपदीन के व्यक्तित्व के 2 पक्ष को बता दिया। क्योंकि 3 अंक का क्वेश्चन है इसलिए हमें थोड़ी डिटेलिंग करना इसमें आवश्यक है, ताकि आपको नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट मिले। अब बढ़ते हैं हम किसका प्रश्न 12वें के ख की ओर। तो हमारा प्रश्न ख जो है वो गलता लोहे के ऊपर है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमको कोई भी 3 लिखना था, तो मैंने प्रश्न ग और घ को लिखे। क, ग और घ को मैंने तीनों को सॉल्यूशन करा, मैंने ख प्रश्न को छोड़ दिया है। यदि आपको ख प्रश्न अच्छे से आता है तो आप उसको बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं प्रश्न ग का उत्तर देती हूँ कि मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व और चरित्र की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो अब इसको मैं पॉइंट वाइज लिख सकती हूँ, आप चाहे तो विद डिटेलिंग कर सकते हैं, बट ये पॉइंट वाइज अच्छा लगेगा तो मैं इसको पॉइंट वाइज यूज कर रही हूँ। तो मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की कुछ प्रमुख विशेषताएं किस प्रकार है, तो मैंने इसको पॉइंट वाइज किया, तो मैंने 3
पॉइंट लिखे, क्योंकि ये मेरा कितने अंक का है, 3 अंक का। आप चाहे तो इसमें और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हैं जो आपकी अकॉर्डिंग टू बुक यूज होगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि मियां नसरुद्दीन नान बनाने के लिए यानी कि रोटी बनाने के लिए प्रसिद्ध थे और अपने पेशे के प्रति बहुत समर्पित थे। तो अब ये पेशे के प्रति इतने समर्पित थे, तो इसका पॉइंट में हमने दूसरा दिया है कि उनको अपने कार्य के प्रति समर्पण का पता इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जब लेखिका यानी कि कृष्णा सोबती जी जब उनसे बातें करते हुए भी अपने काम पर ध्यान दे रहे थे, जब उनका इंटरव्यू लेने आई थी तो क्या कर रही थी, तो ये मियां नसरुद्दीन जी ने उन्होंने उस काम पर भी ध्यान अपना लगाया था, पूरा समर्पण था उनके काम के प्रति यानी कि रोटी बनाने के काम के प्रति, उन्होंने अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा। अब थर्ड विशेषता क्या बताइए मैंने, तो मियां नसरुद्दीन की तीसरी विशेषता क्या थी, मियां नसरुद्दीन एक आत्मविश्वासी व्यक्ति थे, मतलब उन्हें अपने पे खुद पर विश्वास बहुत था और वो लेखिका के हर प्रश्नों को उत्तर पूरी निष्ठा और दृढ़ता से देते थे। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रश्न क्रमांक पूरा खत्म होता है। तो अब यहाँ पे हमने जो दिया है, अब घ क्वेश्चन पे बढ़ते, तो यहाँ पे हमारा ग खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब प्रश्न क्रमांक 12वें का जो घ है वो किस प्रकार है, यहाँ पे हमने क्या सॉल्व करा, हमने ख को छोड़ दिया, क और ग सॉल्व कर लिया। अब घ पे बढ़ते, तो गलता लोहा पाठ के आधार पर हमें मोहन के चरित्र पर प्रकाश डालना था, मतलब मोहन की क्या विशेषताएं थी उसके चरित्र की वो बताना था। तो मोहन के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश हमने इस प्रकार डाला है कि यह कहानी लेखक के लेखन में अर्थ की गहराई को दर्शाती, मतलब बताती है कि किस प्रकार उन्होंने कहानी को दर्शित किया। तो इस पूरी कहानी में क्या है, लेखक की कोई मुखर टिप्पणी नहीं है, इसमें एक मेधावी, मतलब अब यहाँ पे मोहन की विशेषता क्या है, मोहन मेधावी है, किंतु वो कैसा, एक निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन भिन्न परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। और क्या होता है, मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारों को प्रस्तावित करना प्रतीत होता है। मतलब मोहन क्या करता है, उसके भाईचारे की जगह मेहनत कश को ज्यादा, मेहनती वाले लोगों को ज्यादा मानता है। और मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा है। इसी को हमने जो सेंटेंस है, इसी को हम एक सेंटेंस में कह सकते हैं कि यदि वो किस प्रकार प्रस्तावित करता है, वो सच्चे भाईचारे को प्रस्तावित करता है, तो इसका मतलब है मानो क्या लोहा गलकर नया आकार ले रहा है। तो यही इसका पाठ का नाम जो है वही है गलता लोहा। तो इसी के ऊपर बेस्ड है कहानी। इस पे हमने मोहन की चरित्र पर विशेषताओं पर प्रकाश डाला। आप चाहे तो इसको और विभिन्न तरीके से लिख सकते हैं कि मोहन एक निर्धन ब्राह्मण था किंतु बहुत मेधावी था और वो विभिन्न परिस्थितियों में उसकी मनोदशा को देखते हुए उसने विभिन्न व्यक्तिगत जातिगत आधार पर झूठे भाईचारे की जगह किसको दिया, मेहनत कश सच्चे भाईचारे को सपोर्ट किया, प्रस्तावित किया। यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रश्न क्रमांक 12वां पूरी तरह से कंप्लीट होता है विद सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13वें की ओर। तो अब प्रश्न क्रमांक 13 हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें दिए गए शास्त्रीय तथा चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। पहला क्वेश्चन हमारा क, तो प्रश्न क्रमांक 13 में सारे कितने अंक के दिए, 2-2 अंक के। तो यहाँ पे हम 3 से 4 लाइन में भी इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि हमें 2-2 अंक के दिए गए। पर यदि आपको और अच्छे से आता है तो इसमें आप और इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आपको प्लस पॉइंट मिले। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन हमें अंतर दिया गया, तो अंतर कभी भी आप है कॉलम में लिखे ताकि इससे आपके नंबर प्लस पॉइंट मिले। अब इस पे नंबर पे कटने के चांसेस आपके बिल्कुल भी ना रहे। तो हमें शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर किस प्रकार दिया गया है। पहला अंतर हमने लिखा है गंभीरता, शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है। और इसमें हमने चित्रपट संगीत में क्या लिखा है, जलदलय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। और दूसरा अंतर हमने क्या लिखा है कि शास्त्रीय संगीत में एक राग और ताल होता है जबकि चित्रपट संगीत में क्या होता है, कोई राग या ताल नहीं होता है। आप चाहे तो इसको और विभिन्न तरीके से लिख सकते हैं और इसके और भी अंतर लिख सकते हैं यदि आपको वो बिल्कुल अच्छे से याद है। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13वें का क कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं ख की ओर, जो कि क्या दिया गया हमें, नाद में उच्चार का क्या अर्थ है और यह लता के गायन में किस प्रकार प्रकट हुआ, ये भी 2 अंक का। और इसी के अथवा में हमें एक क्वेश्चन और दिया गया है कि चित्रपट संगीत ने लोगों की संगीत अभिरुचि को किस प्रकार संस्कारित किया। तो मैंने यहाँ पे क्या सॉल्व करा है, मैंने यहाँ पे इसका अथवा सॉल्व करा है कि चित्रपट संगीत ने लोगों की संगीत अभिरुचि को किस प्रकार संस्कारित किया। तो मैंने यहाँ पे ख सॉल्यूशन करा है। तो इस प्रकार चित्रपट संगीत ने लोगों को संगीत के प्रति रुचि जागृत की है, जबकि शास्त्रीय संगीत केवल एक वर्ग तक सिमट कर रह गया था, मतलब किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था शास्त्रीय संगीत में। और अभी चित्रपट संगीत में सभी को इंटरेस्ट है। तो उसी प्रकार चित्रपट संगीत ने कर्णप्रिय संगीत को यानी कि कानों को प्रिय लगने वाले संगीत को रचने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। तो यहाँ पे चित्रपट संगीत लोगों को बहुत पसंद आया है। तो यहाँ पे हमने उसका उत्तर लिख दिया है। 13वें का ख का यहाँ पे हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। 13वें के ग की ओर बढ़ते, जो कि क्या है, हमें दिया गया है लता मंगेशकर के गायन ने भारतीय लोगों को किस प्रकार प्रभावित किया गया। और नहीं, ग हमें दिया गया है कुमार गंधर्व ने लता को बेजोड़ गायिका क्यों कहा। इसके पहले हमने घ दिया गया था। अब घ में भी हमें 2 ऑप्शन दिए गए अथवा में कि किस प्रकार लता मंगेशकर ने अभिरुचि को व्यक्त किया और लता ने चित्रपट संगीत में मुख्यतः किस प्रकार के गाने गाए। अब ग है हमें, तो ग में बताना है कि कुमार गंधर्व ने लता को बेजोड़ गायिका क्यों कहा। तो क्यों कहा है उसका उत्तर इस प्रकार है कि कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका इसलिए कहा है क्योंकि उनके गायन में जो गानपन है वह अन्य किसी गायिका में नहीं मिलता है और
उनके उच्चारण में जो शुद्धता, नाद संगम, भावों में निर्मलता है वह अन्य गायिकाओं में नहीं है। तो इस प्रकार उनकी क्या है, विशेषता है लता मंगेशकर जी के गायन की। तो इसी कारण कुमार गंधर्व ने उनको बेजोड़ गायिका कहा है। और लता मंगेशकर जी इतना गाती, इस कारण उन्हें क्या कहा जाता है, स्वर कोकिला। इसी कारण यहाँ पे कुमार गंधर्व जी ने उन्हें बेजोड़ गायिका कहा है। अब हमारे आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है घ। तो अब हमारा अंतिम प्रश्न है घ, जहां पर हमें दो अथवा में दिए गए हैं कि लता मंगेशकर की गायन ने भारतीय लोगों की अभिरुचि को किस प्रकार व्यक्त किया और किस प्रकार प्रभावित किया, और चित्रपट संगीत में मुख्यतः किस प्रकार के गाने गाए लता जी ने और क्यों, ये हमें बताना है। तो मैंने यहाँ पे घ सॉल्यूशन दिया है किसका, कि लता मंगेशकर के गायन ने भारतीय लोगों की अभिरुचि को किस प्रकार प्रभावित किया। तो किस प्रकार प्रभावित किया, लता मंगेशकर जी के गायन के अनुसार उनके प्रकार की गायिका अभी तक हुई नहीं है, मतलब उनके जोड़ की गायिका हुई नहीं जो उनकी बराबरी कर सके। यही नहीं, लता मंगेशकर जी के कारण ही लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर रुझान देखने को, दृष्टिकोण भी बदला है कि किस प्रकार शास्त्रीय संगीत में भी हम कितने अच्छे संगीत को सुन सकते हैं, यहाँ पर संगीत कितना अच्छा होता है। आजकल के नन्हे मुन्ने बच्चे भी स्वर में गुनगुनाते हैं। यह सब किसके कारण है, यह लता जी के जादू के ही कारण था। कोकिला का निरंतर स्वर कानों में पड़ने लगे, मतलब कोकिला यहाँ पे हम कह रहे हैं लता मंगेशकर जी को। तो उनका क्या होगा, कोई भी सुनने वाला व्यक्ति उसका अनुसरण करने का प्रयत्न करेगा, मतलब वह ऐसा ही गाना चाहेगा जैसा कि स्वर कोकिला लता जी गाती है, तो उनके प्रकार वो अनुसरण करना चाहेगा। यहाँ पे हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन खत्म होता है कक्षा 11वीं का हिंदी का, जो कि हमने पूरा दे चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे खंड ग पूरा सॉल्यूशन होता है। तो आपको यदि उसके लिए खंड क है तो वो भी मैंने पूरे सॉल्यूशन दे चुके हैं, और खंड ख का भी दे चुकी हूँ। तो इस प्रकार आप सारे सॉल्यूशन को कंप्लीट कीजिए और ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और रिवीजन टेस्ट पेपर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।